हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के चैप्टर अधिगम के सिद्धांत में हमने कल कवर किया था आपका थॉर्नडाइक और पॉलव। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्किनर को। तो आपके नोट्स को कंटिन्यू करते हुए आपको हेडिंग डालनी है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत क्या है। उसको हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्किनर कहाँ के रहने वाले हैं या किस कंट्री से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे ही चार्ट बना लेना है ताकि आप जब भी अपने नोट्स पढ़ें तो आपके एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आपको लिखना है निवासी यानी यूएसए के थे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंट्री के रहने वाले हैं या किस कंट्री के मनोवैज्ञानिक है, तो आपका आंसर जाएगा अमेरिका के। उसके बाद क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा प्रतिपादक कौन है, बीएफ स्किनर है। उन्होंने किस सन में किया था, 1938 पे किया था। और किस पर प्रयोग किया था, उन्होंने दो जानवर पे प्रयोग किया था या दो पक्षी पे कह सकते हैं। एक था आपका चूहा जिसपे 1938 पे किया था और दूसरा था कबूतर जिसपे 1943 पे किया था। तो लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो चूहे से पूछा जाता है, इसलिए आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या पूछ ले आपको कोई आइडिया नहीं। इसलिए आपने याद रखना है कि स्किनर ने किससे प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा चूहे पे और कबूतर पे। उसके बाद आपको नोट करना है यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही बन जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि जो स्किनर का प्रयोग था, जो सिद्धांत था, वो थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से मिलता जुलता है या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपने तीन नियम पढ़े होंगे, मुख्य नियम थॉर्नडाइक के। एक आपका तत्परता का था, एक अभ्यास का था और एक प्रभाव का था। तो आपका जो प्रभाव का नियम था वही हमारा सिद्धांत जिस पे आधारित है हमारा स्किनर का सिद्धांत हो जाता है। इसलिए आपको ये पॉइंट को स्टार बना के लिख लेना है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपके पढ़े हुए ना हो या नोट से रिलेट ना करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रयोग दिखाएंगे। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि व्यक्ति प्राणी सीखते समय दो प्रकार के व्यवहार करता है। तो कैसे व्यवहार करता है उसके व्यवहार को जानेंगे। सबसे पहला है, एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है। इस अनुक्रियात्मक व्यवहार अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। यानी कि जो पहली क्रिया है उसमें क्या होता है कि जो भी जिस पे भी हम जानवर पे या पक्षी पे प्रयोग करते हैं उस उद्दीपक के बारे में पता होता है, उसको देखकर वो व्यवहार करता है, अपनी अनुक्रिया करता है। तो ये हमारा पहला व्यवहार हो गया। और दूसरे व्यवहार में क्या होता है, उद्दीपक की जानकारी नहीं दी जाती है और इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार व अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्मित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा दो प्रकार के व्यवहार करते हैं स्किनर में। एक होता है जिसमें उद्दीपक का पता होता है और एक होता है जिससे उद्दीपक अज्ञात होता है। तो दो प्रकार से हम व्यवहार को देख सकते हैं। अब स्किनर का परीक्षण क्या था, प्रयोग क्या था, उसके बारे में जानेंगे। स्किनर ने अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्किनर ने जिस चूहे और आपके कबूतर पे प्रयोग किया था और जिस बॉक्स में बंद किया था उस बॉक्स का नाम क्या है। तो याद रखिएगा उसको स्किनर के ही नाम पे पड़ गया था, स्किनर बॉक्स। इसलिए आपसे पूछा जाए स्किनर बॉक्स क्या है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि स्किनर ने चूहे को प्रयोग का विषय बनाया, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो चूहे से पूछा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं कबूतर से ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण जो आपका महत्व दिया गया है वो चूहे को दिया गया है। स्किनर ने चूहे को अपने प्रयोग का विषय बनाया। इस बॉक्स में एक लीवर था जिसके दबते ही खट की आवाज़ आती थी और इस लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिसमें खाने का टुकड़ा रखा जाता था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक बॉक्स था जिसका नाम था स्किनर बॉक्स, उसके अंदर आपका चूहा था और एक लीवर था जिसे दबते ही एक खट की आवाज़ आती थी और एक प्लेट होता था जिसमें खाने का टुकड़ा होता था, वो चूहे के पास आ जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह खाना उसकी क्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। इस प्रयोग में चूहा भूखा होने पर बॉक्स के लीवर दबाता था, उसे भोजन मिल जाता था। तो आप पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं कि क्या था, एक भोजन था, क्योंकि भोजन के ही वजह से वह बार बार लीवर को दबाता था और जब भी उसको भूख लगती थी वो खा लेता था। तो कहीं ना कहीं वह पुनर्बलन का जो कार्य
कर रहा था, वो आपका भोजन कर रहा था, निखाना कर रहा था, जो चूहे को भूखा होने पर बॉक्स के लीवर को दबाने के लिए मजबूर करता था, यानी कि उसको प्रोत्साहित करता था। इसी आधार पर स्किनर ने कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद लीवर कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक भोजन प्राप्त हो जाता है तो इस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती। जैसे कि आपको पता है कि आप एक चैप्टर कवर कर लेंगे, अब आपके एग्जाम में 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप उस चैप्टर को और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। तो इसी तरह चूहे को जब पता चल गया कि हमको लीवर दबाने से भोजन मिलता है, तो उसको एक पुनर्बल का कार्य करता है। अब देखेंगे कि स्किनर का इस सब सिद्धांत पे उनका मत क्या था, उनके परीक्षण का मत क्या था, उनका कहना क्या था, वो जानेंगे। तो अपने नोट्स पे हेडिंग डालिएगा कि स्किनर का मत। तो सबसे पहले उनका कहना था कि यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलन कर दिया जाए तो बलवती से हो जाती, यानी कि अगर चीज़ों को पता हो जाए कि ये कार्य करने से हमें जो फल मिलेगा वो पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक उत्साह जगाती है, एक पावर की तरह कार्य करती है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है। और सेकंड है पॉइंट आपका है, अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। तो यहाँ पे इनके दो मत थे, इसलिए स्किनर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर को आरएस थ्योरी में परिवर्तित कर दिया। जैसे कि आपको थॉर्नडाइक में कल बताया था कि उन्होंने एसआर बॉन्ड दिया था, तो इन्होंने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसको उल्टा कर दिया और बोला कि आरएस थ्योरी ही हमारी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उद्दीपक नहीं भी है तब भी हमारा जो कार्य होगा, वो अनुक्रिया होगी, वो भी होती रहेगी। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि एसआर थ्योरी किसने दी है, तो याद रखिएगा आपका थॉर्नडाइक जाएगा, और आपका उल्टा आरएस पूछा जाए तो आप जाएंगे स्किनर के साथ। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट तैयार हो गए। उसके बाद स्किनर सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, आपके शिक्षा में किस प्रकार, आपके स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है, आपके कक्षा में क्या ज़रूरी है कि सिद्धांत को बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, किस तरह इसका प्रयोग होता है, तो पेडागोजी में कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है, विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए और शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर प्रेरणा आ सके। और अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जब बच्चों को पता होता है कि मान लीजिए हम फर्स्ट आ गए क्लास में, तो मेरी तारीफ होगी, घर पे हो या स्कूल में, सभी हमारी तारीफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक उसको पुनर्बलन मिलता है, कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है कि अगर इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो फ्यूचर होगा उसमें तो हमारा उद्देश्य पूरा ही होगा, साथ में हमारे लोगों की लोगों की जो तारीफ है और जो लोगों की आपकी इस तरफ उम्मीदें हैं, वो कहीं ना कहीं आप पूरा कर पाएंगे। तो उसी तरह सिद्धांत भी रिलेट कर सकते हैं कि जब चूहे को पता है कि भूख लगती है तो वो लीवर को दबा के खाना खा लेता, अपना भूख को मिटा लेता है। उसी प्रकार हमारा जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार की प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन व अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है उसकी तारीफ कर दी जाए, उसको पुरस्कार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो कार्य बार बार करना चाहेगा और बार बार क्लास में फर्स्ट आने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। तो कहीं ना कहीं पुनर्बलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो आप इसको अपने रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि स्किनर के अन्य नाम क्या है, या फिर आपसे अन्य नाम से स्किनर का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप क्रिया प्रस्तुत पढ़ के जाते हैं सिर्फ, तो अगर उसके अन्य नाम से क्वेश्चन बन जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिद्धांत के सारे नाम पता होने चाहिए, इसलिए आपको हेडिंग डालनी है स्किनर सिद्धांत के उपनाम। तो पहला है आपका आर्य सिद्धांत, जो अभी आपको बताया कि थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी का जस्ट ऑपोजिट होता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि इसमें जो सक्रियता होती है, तत्परता होती है, बनी रहती है, चीज़ों को करने के लिए हमारे अंदर जो पुनर्बलन होता है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है। व्यवहारिक सिद्धांत होता है, नैमित्तिकवाद सिद्धांत होता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत होता है। तो ये 5 आपके इंपॉर्टेंट नाम है जिनको आपको एग्जाम तक याद रखना है। के बाद आपका आता है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन 3 तरह के होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेखीय,
या फिर शाखीय या मैथमेटिक्स, ये तीनों अलग अलग होते हैं लेकिन हमारे अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन में अगर एक रेखीय के प्रतिपादक पूछा जाए तो आप बताइएगा बीएफ स्किनर है। अगर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पूछा जाए तो बताइएगा नॉर्मन और क्राउड है। अगर मैथमेटिक्स का पूछा जाए या अवरोधी अभिक्रमिक अनुदेशन पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा थॉमस एफ गिलबर्ट। तो यहाँ पे अनुदेशन से अभिक्रमित से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट बनते हैं। एक होता है एक रेखीय, आपका शाखीय और मैथमेटिक्स या अवरोधी। तो यहाँ पे पहला है बीएफ स्किनर का, फिर नॉर्मन एंड क्राउड का और थॉमस एफ गिलबर्ट का। तो ये आपके अनुदेशन जो होता है आपको हर जगह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंट बना के दिखा दिया है ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे पूछा जाए और आपके आंसर या आपका पढ़ा हुआ वो ना हो। उसके बाद हो गया आपका ये स्किनर। अब यहाँ पे एक नोट रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो भारत में पहली बार प्रयोग हुआ था इलाहाबाद में सन 1969 में किया गया था। तो ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक। तो आप नेक्स्ट पेज से लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कि आपके जो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है वो जीन पियाजे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम है क्या है, या संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकवाद के थे और संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो इनके सिद्धांत का क्या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। ये कहाँ के निवासी थे या किस कंट्री से रिलेट करते थे, तो स्विट्जरलैंड से रिलेट करते थे। इनके सहयोगी का नाम पूछ लिया जाता है तो बाबेल इनहेल्डर बोलते हैं, ये भी नोट करिएगा। उसके बाद जीन पियाजे से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक या विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर जाएगा जीन पियाजे के साथ। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। तो जब आप बाल विकास पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि आपका जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में आपका बताया गया है कि जो आपका विकास होता है वो शैशवावस्था से होकर आपके जीवन भर चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका बाल विकास से क्वेश्चन बनेगा तो आप गर्भावस्था से बताएंगे, लेकिन अगर संज्ञानात्मक या फिर जीन पियाजे के अनुसार पूछा जाएगा तो आप शैशवावस्था से आपका विकास बताएंगे। उसके बाद जीन पियाजे के सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है उनकी एक अवस्थाएं पूछी जाती हैं, उन अवस्थाओं के नाम पूछा जाता है या कहा जाता है कि कौन सी अवस्था नहीं है या किस वर्ष से किस वर्ष तक आपकी कौन सी अवस्था होती है। तो आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है इस चीज़ को, क्योंकि आपका जीन पियाजे से जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी अवस्थाएं से ही बनता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास 4 अवस्थाओं में समझाया है। तो सबसे पहला आपको चार्ट बनाना है, फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके सारे चारों हम हेडिंग को डलवा के आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। सबसे पहला आपका है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, जिसमें आप अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं महसूस करके या फिर आप छू करके या देख करके, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग होता है वो आप जन्म से लेकर 2 वर्ष तक करते हैं। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है, और आपकी लास्ट होती है औपचारिक कह सकते हैं या अमूर्त भी कह सकते हैं। तो अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 12 से 15 वर्ष तक होती। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट 4 अवस्था है जीन पियाजे की। यहीं से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आपको वर्ष भी याद रखने हैं, इनके नाम भी याद रखने हैं और इनको डिटेल में भी इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आपकी पहली जो संवेदी है इसमें लिखना है कि इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि आप अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं चीज़ों को महसूस करके, टच करके या टेस्ट करके, और इसीलिए इसको कहा जाता है या इंद्रिय जनित अवस्था भी है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है।
वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध या स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख सकता है। तो आप भी जानते हैं कि जब बच्चा जो 2 साल का होगा, वो उसी अवस्था में हाथ पैरों को चलना या बैठे-बैठे चलना, शब्दों को बोलना, तुतला के बोलना या छोटे-छोटे शब्दों को मिला के जोड़ के बोलना सीखता है। तो ये आपका संवेदी पेशी अवस्था होती है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क व खिलौने तथा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा जब 2 से 7 वर्ष के बीच में आता है, चीज़ों को कॉपी करने लगता है, वो चाहे अपने पेरेंट्स की हो या स्कूल में हो या अपने आस-पास बच्चों की हो। वो देखते होंगे आप कि बच्चा कॉपी करने लगता है, वैसे ही करने की कोशिश करता है। तो इसको कहीं न कहीं आप अनुकरण की अवस्था भी कह सकते हैं। अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंग की पहचान करना, हल्का भारी बताना इत्यादि सीखता है। माता-पिता की आज्ञा मानना, नाम बताना, छोटे-छोटे कार्यों में भाग लेना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आपको पता है कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, तो उसको कुछ आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कुछ सोचना है, वो ऐसी क्षमता नहीं रखता है तार्किक कि वो आपको कुछ सोच के बता सके। वो सिर्फ़ क्या करता है, गिनती करना सीखता है। अगर आप उसका नाम पूछेंगे या उसके पेरेंट्स का नाम पूछेंगे तो वो बताएगा। तो आप खुद रिलेट करके चीज़ों को याद रखेंगे, तो ये अवस्था आपको ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद आपका थर्ड है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था आपकी होती है 7 से 12 वर्ष। तो यह वैचारिक अवस्था भी होती है, चिंतन का भी काल होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा तार्किक होने लगता है, चीज़ों को सोचने लगता है, गहराइयों से चीज़ों में रिलेट करने लगता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। और आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे के किस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। तो याद रखिएगा, आपकी मूर्त अवस्था में होती है। और आप जब परिपक्व हो जाते हैं चिंतन में, वो आपकी अमूर्त में होती है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो आपकी मूर्त से ही हो जाती है। लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित होता है। प्रत्यक्ष यानी आप चीज़ें जो देख रहे हैं उसी के बारे में आप सोच सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बस आप जितना देखते हैं उतना ही सोचते हैं। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के मध्य अंतर करना, तुलना करना, समानता बताना, सही गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, वर्ष, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा 2 वस्तु में तुलना करना सीख जाता है, समानता करना है या वर्ष, तारीख, महीना बताना सीख जाता है। तो आप बताइएगा मूर्त अवस्था। उसके बाद आपकी जीन पियाजे की जो लास्ट अवस्था है वो है आपकी औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी कि 12 से 15 वर्ष में। इसमें क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। वो कहीं न कहीं आपकी तार्किक चिंतन भी बहुत गहराई से करने लगता है। तो आप कह सकते हैं इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन या तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। तो आपके 12 से 15 वर्ष में आप समझ सकते हैं कि बच्चा कितनी चीज़ों को सोचता है, इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है। तो ये सब चीज़ें जो क्रियाएँ होती हैं वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि अमूर्त चिंतन में आती है। तो इस अवस्था को इसीलिए अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। तो ये थी आपकी जीन पियाजे की प्रमुख 4 अवस्थाएँ जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जीन पियाजे की, कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत वो किस प्रकार हमारे शिक्षा में योगदान देता है, किस तरह हमारी हेल्प करता है, क्यों हमें बताया जाता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़िए, कैसे रिलेट करता है। तो बता दें ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, क्योंकि यहाँ पे 4 अवस्थाएं होती हैं जिसमें आपका क्लियर कर दिया है कि किस एज से किस एज तक बच्चा क्या करता है। तो कहीं ना कहीं ये बाल केंद्रित हो जाता है। शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, शिक्षा हेतु बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। और जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा के भांति बताया है। तो स्कीमा वर्ड याद रखिएगा, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कीमा वर्ड किसने प्रयोग किया अपने सिद्धांत में। तो याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने स्कीमा वर्ड का प्रयोग किया है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि है, बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा कहा है। और आप बता दें कि स्कीमा होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, मानसिक संरचना को व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया
जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को ही स्कीमा कहते हैं। इसीलिए जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या कहा है कि यह जीव विज्ञान की स्कीमा है, क्योंकि स्कीमा जो होता है वो उद्दीपक या किसी वस्तु के प्रति एक विश्वास दिलाता है, अनुक्रिया कराता है, इसीलिए इसको स्कीमा कहते हैं। तो ये था आपका जीन पियाजे और आपका स्किनर। आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो भी आप सबको लिखवा दिया है। बस आपको क्या करना है, अपने नोट्स तैयार करना है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ना ही इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि इतना ही पढ़ के आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। बस आपको डेली नोट्स चाहिए तो चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।